Hello student, have a good day to all of you. So today we'll start our new topic, that is the VSEPR theory. Last class that we are already discussed about the Lewis structures, ionic bond, covalent bond, bond parameters. So today we'll start our 4.4 point, that is the VSEPR theory. So let's start our topic. So again, hello student, now we will talk about VSEPR theory. ये VSEPR theory क्या है और इससे हम क्या स्टडी करेंगे, इसका जो फुल फॉर्म है ये है हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियोरी। ये जो हमारा वैलेंस सेल है, यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते उनके बीच में जो रिपल्सन होते उसको स्टडी करने के लिए ये थ्योरी आया है, जिसको हम लोग बोलेंगे VSEPR थ्योरी। तो पहले इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिसको लेकर हम आगे चलेंगे एक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर VSEPR थ्योरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पोस्टुलेट्स, so one by one we will discuss. First one is the geometry of a molecule or ion depends on the number of electron pairs in the valence shell of its central atom. हम जो भी मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में स्टडी करेंगे, वहाँ से हम लोग पहले सेंट्रल एटम को पॉइंट आउट करेंगे। वो सेंट्रल एटम का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड पेयर में, उसको हम लोग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको पहले हम देखेंगे। सेकेंड पॉइंट इज टू अटेन मिनिमम रिपल्सिव स्टेट। मिनिमम रिपल्सिव स्टेट मतलब स्टेबल स्टेट में उस मॉलिक्यूल्स को या फिर उस आयंस को लाना है जहाँ पे कि उन लोगों के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ट्राई टू स्टे एज फार अवे एज पॉसिबल, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऐसे स्टेबल स्टेट में रहने के लिए कोशिश करेंगे जहाँ पे कि रिपल्सन मिनिमम होगा, दैट मीन्स दे आर इन द स्टेबल फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट इज द if the central atom is surrounded by only bonded electrons, that means they don't have any free electrons or lone pair of electrons. If the central atom contain only bonded electrons pair of similar atoms, that means they have the molecules will be formed by the similar atom, for example H2 molecule या फिर Cl2 molecule या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन same type of atoms. It is if we will talk about the oxygen molecule, then that contain only 2 oxygen atom. Then the repulsive interaction are similar. वहाँ पे जो भी interactions होगा या फिर जो भी repulsive forces use होगा वहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होगा, जिसके वजह से कि वहाँ पे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री रेगुलर होगा, कोई भी इरेगुलर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर कोई सेंट्रल एटम ऐसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर क्या है जहाँ पे कि वो डिसिमिलर एटम है। सो लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ HCl, जहाँ पे कि हाइड्रोजन एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, तो दोनों ही डिफरेंट एटम हो गए, तो वहाँ पे डिसिमिलर एटम हो गया। तो अगर कोई डिसिमिलर एटम्स के बीच में हम लोग बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस होगा दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है। तो जिसके वजह से कि वहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगा, दैट मीन्स द ज्योमेट्री विल बी इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है। अगर फिफ्थ नंबर पॉइंट बोलता है कि इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही तुम लोगों को बताई थी कि
सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होते हैं जो बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको हम लोग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे आर विल बी लेफ्ट एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पे उनके बीच में ज़्यादातर रिपल्सिव इंटरेक्शंस होते हैं, और जिसके वजह से कि वहाँ पे हमारा जो रिपल्सिव फोर्सेस बोल सकते हो या फिर रिपल्सन बोल सकते हो, वो बॉन्ड पेयर ऑफ और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, वहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, जिसके वजह से कि ज्योमेट्री या फिर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में हमारा इरेगुलर शो होता है। तो ये जो हमारा रिपल्सिव इंटरेक्शन से ये जो रिपल्सन फोर्सेस यूज़ होते हैं, सो देयर विल बी हाई इन केस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई ऐसा दो एटम्स है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट होता है। अगर कोई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर कम यूज़ होगा एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और सबसे मिनिमम रिपल्सन जो होते हैं वहाँ पे हमारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। तो ये है हमारा कुछ पोस्टुलेट्स फ्रॉम बीएसपीआर थ्योरी। इसको लेकर आगे हम चलते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, या फिर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को कैसे स्टडी किया जाता है बाय फॉलोइंग दिस बीएसपीआर थ्योरी। यहाँ पे मैं तुम्हारे स्क्रीन में अभी कुछ स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम हमारा ए है एंड द सराउंडिंग एटम बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हूँ, ये सारे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ से थोड़ा ध्यान दे दो कि ये यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स बनाया गया है, यहाँ पे किसी भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओनली द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर को लिखी हूँ, यहाँ पे मैं अरेंज की हूँ कि कैसे सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग का अरेंजमेंट होगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वो लोग किस टाइप का शेप फॉर्मेशन करेंगे, दिस वन इज द शेप ऑफ ज्योमेट्री। एंड द लास्ट वन इज़ द इसका एग्जाम्पल, कि अगर ये इस टाइप का शो करेगा तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मतलब किस टाइप का मॉलिक्यूल ये वाला ज्योमेट्री को फॉलो अप कर सकता है। सो मैं यहाँ से एक एग्जांपल दे देती हूँ। फर्स्ट वन, कि अगर कोई ऐसा सेंट्रल एटम है जिसके सराउंडिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द शेयरिंग विद द सराउंडेड एटम। तो यहाँ पे ए हमारा सेंट्रल एटम है जिसके सराउंडिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर सराउंडिंग एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हमारा सेंट्रल एटम के साथ, और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म जस्ट क्रिएटिंग 180 degree angle. So that's why the shape of molecule and the name of molecule is the geometrical molecular shape is the linear. And here I am giving examples of linear molecules BeCl2 and AgCl2. So in this way you can follow this all the geometry, all the molecular geometry, and that of examples also. Now comes to the second structure. In these structures that I am picked from your NCERT book, here I am showing you some molecules and the molecular shape, and also the examples which belongs to these molecules. But here there are two types of electrons are present. One is the bond pair of electrons and another one is the lone pair of electrons. तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ AB2E टाइप। मतलब A का मतलब है कि सेंट्रल एटम, B का मतलब सराउंडिंग एटम जो कि बॉन्डेड के साथ अटैच होगा, मतलब एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होगा जो कि बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन हमारा जो E है, E इज़ द एक ऐसा एलिमेंट होगा या फिर एटम होगा जो कि लोन पेयर के साथ अटैच किया गया होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर्स का टाइप्स के यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉन्ड पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके ले गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, शेप और उसका एग्जांपल्स के बारे में डिटेल्स में लिखा गया है, ठीक है।
So here I am giving you some questions, so you have to find out the answer and send me through the WhatsApp. So these are the examples, so these are the questions from your BSPR theory. Please answer these questions. Now comes to our next topic, that is the VBT, that means the valence bond theory. So when we are studying about the octet rule, there are some limitations occurs. So the octet rule fails to explain mainly the structure of many molecules and also the forces of interactions, bond energy and geometry of molecules also. So an alternative theory was developed by Hitler and London in 1927. So according to Hitler and London, the presence of one or more on पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारा वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या फिर तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि जो कि हाफ फील्ड ऑफ ऑर्बिटल्स हो इन द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम इज़ द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. तो जो भी हमारा ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई भी एटम्स का, सो दैट ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग. ये था उनका एक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कि वो नोबेल गैसेस को बॉन्डिंग्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा कम्प्लीटली फुलफिल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके वजह से वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं इन द केमिकल बॉन्डिंग. Now this combining capacity, or you can say the covalency of an atom, is equals to the number of on pair electrons mainly present in the ground state or excited state. So there are various type of postulates are given by the Hitler and London. So we will discuss one by one. So what we will discuss and what we will describe from this VBT. So mainly this theory says that electron fill the atomic orbital of an atom within a molecule, and also it states that the nucleus of one atom is attract to the electron of another atom. एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से कि वहाँ पे कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होते हैं और उनके बीच में chemical bond formation होते हैं. Now comes to the various type of postulates. So these are the postulates of VBT. One by one we will discuss. So first one is the overlapping of two half-filled valence orbital of two different atoms result in the formation of the covalent bond. ये सिंपली हम लोग पढ़े थे कि covalent bond will be formed by the mutual sharing of electrons. लेकिन यहाँ पे हिटलर एंड लंडन एक्सप्लेन, अगर कोई ऐसा एटम है जिसके आउटर सेल में एक हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल हो, तो यहाँ पे मैं एक बेस्ट एग्जांपल्स दूंगी. तो लेट्स गिव एन एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरीन, जहाँ पे कि उसका आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ द 2s2 and 2p5. ठीक है, जो 2p5 है वहाँ पे 5 जो है वो 2pz में एक वैलेंस मतलब एक हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स होगा. वहाँ पे p में एक ही हाफ फील्ड मतलब हाफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो अगर हम दो फ्लोरीन को ले जाएं, ठीक है, यहाँ पे तो डिफरेंट एटम्स लिखा है, तो मैं यहाँ पे सिमिलर एटम्स नहीं लेकर डिसिमिलर एटम ले जाती हूँ. फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन है कि और एक फ्लोरीन है. ठीक है, फ्लोरीन के आउटर सेल में एक हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स है जो कि हमारा 2pz है, और हाइड्रोजन जो कि एक 1s1 है. ठीक है, दोनों ही हाफ हाफ फील्ड का इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट के हैं, और उनके बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा हाफ फील्ड या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच में, तो वहाँ पे जो बॉन्ड क्रिएट होगा दैट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर? Now this type of overlapping causes the electron density between the two bonded atoms to increase. ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, इसका एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगा
वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसके वजह से कि वो दोनों एटम कंबाइन करेंगे। नाउ ये होने से क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, मतलब उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके वजह से कि वो एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, इन केस द एटॉमिक ऑर्बिटल पोजेस मोर देन वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर एग्जांपल्स ले जाए तो नाइट्रोजन का, जहाँ पे कि वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फिर वैलेंस ऑर्बिटल्स है, लेकिन वहाँ पे 3 वैलेंस ऑर्बिटल है। जैसे कि तुम लोगों को मालूम है नाइट्रोजन का 2s2 2p3 है। ठीक है, तो 2p में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स या फिर हाफ फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, और एक दूसरे एटम के साथ जब कंबाइंस करेंगे, इफ़ दे विल अटैच विद द सिमिलर एटम्स, अगर नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन करेगा बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन दैट विल बी फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। सो अगर दो नाइट्रोजन के बीच में करें तो वहाँ पे मोर देन वन बॉन्ड कैन बी फॉर्म, जैसे कि तुम लोगों को मालूम है N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि तुम लोगों को मालूम है नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सो आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी लेफ्ट एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट विल बी नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, लेट्स गिव एन एग्जांपल्स ऑफ एमोनिया। एमोनिया का ही एग्जांपल ले लो, तो जहाँ पे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में प्रेजेंट हो के भी दैट विल बी नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सो नाउ कम्स टू द थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट जो है दैट इज द इक्विवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। वो हमेशा डायरेक्शनल होते हैं। सोचिए बॉन्ड इज ऑल्सो पैरेलल टू द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जो भी बॉन्ड्स को हम लोग ओवरलैपिंग कर बॉन्ड फॉर्मेशन में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ फोकस करना होगा कि वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से कि वहाँ पे ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो ओवरलैपिंग भी वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकते हैं। So last point was the बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को बेस करके वहाँ पे 2 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड शो किया गया है। एक ही हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। नाउ द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द साइडवाइज ओवरलैपिंग। जो कोवलेंट बॉन्ड हमारा साइडवाइज ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होगा, उसको उस टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, सॉरी उसको बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। अगर कोई ऐसा बॉन्डिंग जो कि जिसका कि एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, हेड ऑन मतलब वहाँ पे डायरेक्ट मतलब हेड ऑन ओवरलैप होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। सो इसका मैं एक डायग्राम तुम लोगों को शो करके दिखाऊंगी। सो मैं अभी शो करूँगी तुम लोगों को एक पाई और सिग्मा बॉन्ड के स्ट्रक्चर। So this one examples in which carbon contains vacant unpair एटॉमिक ऑर्बिटल, जहाँ पे कि ये हमारा p ऑर्बिटल और एक एटम का और एक कार्बन एटम का ये हमारा p ऑर्बिटल, जो कि ये जो ओवरलैपिंग करेंगे ये दोनों, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे पाई वन फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मतलब न्यूक्लियस का इस एक्सिस में जो हमारा ओवरलैपिंग होगा, ये हमारा सिग्मा वन फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग हेड ऑन ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, सो दिस वन विल बी द डिफरेंस। तो ये जो हमारा सिग्मा वन फॉर्मेशन होता है, तो वो डिफरेंट टाइप का सिग्मा वन फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे एस ऑर्बिटल को लेकर भी फॉर्मेशन हो सकता है, पी ऑर्बिटल को लेकर भी फॉर्मेशन होता है या फिर एस और पी को भी लेकर फॉर्मेशन होता है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा वन फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम इसको डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। सो एक बाय एक हम लोग या इसको डिस्कशन करते हैं।
So in your screen that I am differentiating between the two atoms, two bond, that is the sigma and the pi bond. मेनली तो सिग्मा बॉन्ड जो कि फॉर्मेशन होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग के वजह से, और हमारा पाई वन फॉर्मेशन होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग के वजह से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते, जो कि हमारा पाई बॉन्ड उसके पूरे अपोजिट होते, वीकर होते, ठीक है। सो ये जो हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये जो पाई बॉन्ड होते हैं इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, तो वहाँ पे इन सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स कैन बी प्योर ऑर्बिटल्स, वहाँ पे उसका जो ही ऑर्बिटल्स है वही ऑर्बिटल ही शो होगा और कोई ऑर्बिटल नहीं हो सकता है। एंड वो जिसके साथ भी ओवरलैप करेगा उसका भी प्योर ऑर्बिटल शो करेगा, मतलब किसी का अगर 2p का शो कर रहे हो तो दूसरे का भी मतलब p ऑर्बिटल से शो होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक के बाद एक ऑर्बिटल्स को हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो हमारा पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग होते हैं वहाँ पे भी प्योर ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिग्मा बॉन्ड में ओनली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। 5 नंबर पॉइंट जो है, इट कैन एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जांपल्स आल्केन, मतलब ये सारे सिंगल बॉन्ड भी ये सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं आल्केन्स में, जैसे कि सारे हमारा मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सेंट्रल एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के साथ साथ भी ये हमारे सराउंडिंग एटम के साथ भी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हमारा जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, अगर एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा देन दैट इज़ द सिग्मा बॉन्ड। अगर वहाँ पे कोई सेकेंड है मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जा रहा है या फिर वहाँ पे कोई साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे कि पहले तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल्स है तो हमारा अल्केन अल्काइन, तो वहाँ पे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पाई बॉन्ड भी शो होता है। नेक्स्ट वन इज़ इट अलाउज फ्री रोटेशन ऑफ ऑर्बिटल, वहाँ पे थोड़ा स्पेस होता है जहाँ पे कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रोटेट करने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन हमारा जो पाई बॉन्ड होते हैं ड्यू टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसके वजह से कि वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का रोटेशन थोड़ा फ्री नहीं हो पाता है। 7 नंबर पॉइंट इज़ एटम्स विथ सिग्मा बॉन्ड आर हाईली रिएक्टिव, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कि बॉन्ड स्ट्रेंथ होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो हमारा पाई बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, मतलब जो रिएक्शन होते हैं वहाँ पे थोड़ा लेट होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। Next one is the it has cylindrical charge symmetry around the bond axis. This means that there is only one axis of rotation. So as you know, a sigma bond comes from the end to end overlap of the bonding orbital. This means that if you draw a line along the internuclear axis, then you can rotate the bond in any number of degree. So that is the called the symmetrical charge symmetry, ठीक है। लेकिन जो हमारा पाई बॉन्ड होते हैं वहाँ पे there will be no symmetrical cylinder or symmetrical bond axis because they are the sideways and they will be so very less reactive also. सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ये डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। लेकिन जो हमारा पाई बॉन्ड होते हैं वहाँ से हम लोगों को मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता नहीं चलता है। तो इसका जो एक एग्जांपल से सिग्मा बॉन्ड का मीथेन ले सकते हो, क्योंकि ये अल्केन का एक कंफर्मेशन है, और पाई बॉन्ड के लिए हम लोग इथिन जो कि C2H4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो ये इसका एग्जांपल्स भी ले सकते हो, ठीक है।
now comes to the last one, that is the limitations of VBT. So as you know, every theory has an concept, comes with an concept, and there are also some limitation which will be overlap with the new theory and new concept. So here is also some limitations from VBT. First one is it fails to explain the टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. कार्बन का जो टेट्रावेलेंसी है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता VBT. एंड ऑल्सो इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जीज. एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी कौन से लेवल पे होना चाहिए वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. एंड द लास्ट वन इज इट may the assumptions are about the electrons being localized to specific location. That means if we are draw any atomic orbitals, that means that electrons must be localized on that location, but these are all assumptions about the electrons. So these are some limitations from VBT. नाउ इसको जो ओवरलैप करके हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी. दैट इज़ द MOT, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो आज के लिए इतना ही. सो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बेस्ड ऑन दिस VBT में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसको तुम लोगों को करना होगा. ठीक है, तो इसका आंसर तुम लोग करोगे. these are some questions. So thank you. So next class we will discuss more about this new concept about the MOT. Thank you.